Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कीमा की। स्कीमा जिसको हम स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप भी बोल सकते हैं, जिसको हम रिच स्निपेट्स भी बोल सकते हैं। करता क्या है बेसिकली, होता क्या है ये, ठीक है ना। वेबसाइट में लगाने का क्या एडवांटेज है, कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्कीमा के बारे में समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ओके ये स्कीमा था, इसको स्कीमा बोलते हैं। ये तो हम रोज़ ही देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में आता है। तो क्या चीज़ है जिसको स्कीमा बोलते हैं, जो अब तक आपको नाम से नहीं पता था लेकिन आप ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हो उसको। ये जो आप इवेंट्स की डिटेल्स देख रहे हो, अपकमिंग इवेंट्स की, तो वो जो है वो स्कीमा के थ्रू आया। फिर जो आप कोर्स के बारे में देख रहे हो कि फर्दर कोर्सेज के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं यहाँ पे, जितने भी ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ कोर्सेज बाहर आपको गूगल पे दिख जाएंगे, यहाँ पे मोबाइल शोकेस हो रहा है, डेस्कटॉप में भी आ सकते हैं। फिर आपने देखा ये कोई आर्टिकल है जिसमें एक ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल का इसमें स्टार रेटिंग भी आ सकती थी, स्टार रेटिंग अभी नहीं आ रही इसके अंदर। अब जैसे आप देख रहे हो ये रेसिपी है, रेसिपी के अंदर स्टार रेटिंग आ रही है, कुकिंग टाइम भी लिखा हुआ है, नीचे वाले में रेटिंग और रिव्यूज़ भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी प्रिपरेशन टाइम लिखा हुआ है, इमेज भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मली जब आप कोई चीज़ देखते हो तो वो एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल आता है। लेकिन जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो वो जो स्निपेट है, जिसको हम नॉर्मली स्निपेट बोलते हैं, वो रिच स्निपेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्कीमा को हम रिच स्निपेट्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी सारी साइट्स जिनके वीडियोज़ आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो आपका पेज का जो वीडियो हाईलाइट करे, तो स्कीमा लगा के आप कर सकते हो वो काम। फिर जैसे आप कभी भी इसको बोलते हैं बेसिकली साइट लिंक्स, ठीक है। तो साइट लिंक बेसिकली कैसे आते हैं वो तो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये भी एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप में ही लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो यूआरएल है कितना स्ट्रक्चर्ड वे में आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी बेसिकली आप गूगल को काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर दोगी। जो मार्केटिंग है वो चाइल्ड कैटेगरी है किसकी, कंज्यूमर की, ठीक है। कंज्यूमर यहाँ पे क्या हो गया, एक पेरेंट कैटेगरी हो गया। अब सपोज ऐसी कंज्यूमर के अंदर 10 और कैटेगरीज होंगी, तो ऐसे ही 10 और यूआरएल्स होंगे, तो गूगल को आपकी साइट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और स्ट्रक्चर जब गूगल को समझ में आ जाएगा, तो ये जो आपका जो साइट लिंक्स है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये एक स्कीमा नहीं है, लेकिन गूगल को अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो जितना बेटर आप समझाओगे गूगल को, साइट लिंक्स आने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो कि बहुत सारी जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, जिनकी साइट के अंदर सर्च बार होता है, ठीक है, या अदरवाइज डायनेमिक साइट जो होती हैं, तो उसके अंदर सर्च बार आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गूगल बाहर भी दिखाए, जिस स्कीमा से होगा, फिर आप देखते हो बहुत सारी कंपनीज का जब नाम डालते हो, तो नाम डालने से जो साइट आती है उसमें साइट लिंक्स तो आते ही हैं, लेकिन राइट साइड में देखोगे तो कंपनी की डिटेल्स भी आती हैं। तो ये भी काइंड ऑफ एक स्कीमा की वजह से ही आता है। फिर आप देखते हो कि बहुत सारी साइट्स आती हैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स बाहर दिखते हैं आपको। आंसर्स तो क्लिक करने पे आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हो, इसको एफएक्यू स्कीमा बोलते हैं। ओके, तो ये तो थे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्कीमा एक्चुअली में होता क्या है, क्या है इस टर्म का मतलब, क्यों बनाई है ये, ठीक है। तो गूगल सर्च वर्क्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द पेज, ठीक है। इतनी सारी वेबसाइट में इतनी सारी यूनिक यूनिक चीज़ें लिखी होती है, मे बी रोबोट है, ठीक है ना। उसमें जो फीड करोगे वो उतना ही अंडरस्टैंड कर पाता है, जो फीड नहीं करोगे और जो मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं होती। लेकिन अगर हम स्कीमा लगा दें, तो समझ गूगल ने अपने एल्गोरिथम के अंदर एक चीज़ ऐड की हुई है जिसको हम स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप बोलते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप अपने कंटेंट में लगा दें, तो गूगल के जो रोबोट्स हैं वो उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और उससे होता क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया अभी, कि वो चीज़ आप यूज़र को डायरेक्टली बाहर दिखा सकते हो, और जो कि एक यू नो क्लिक रेट बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। आपकी क्लिक रेट बढ़ाने में, जो आपकी साइट नॉर्मल दिख रही थी, अभी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ दिख रही है, तो इसका मतलब यूज़र बाकियों को छोड़ के आपकी वाली साइट पे पहले क्लिक करेगा। तो जो पहले आपके 100 में से 10 क्लिक आ रहे थे, अब हो सकता है वो 40 हो जाए। तो क्लिक रेट बढ़ाने में हेल्प करेगा। आगे देखते हैं, यू कैन हेल्प अस, ठीक है ना। गूगल बात कर रहा है यहाँ पे, यू कैन हेल्प गूगल और एनी सर्च इंजन प्रोवाइडिंग एक्सप्लिसिट क्लूज अबाउट द मीनिंग ऑफ अ पेज टू गूगल बाय इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डेटा ऑन द पेज। तो बेसिकली आप हर एक चीज़ समझा रहे हो। जैसे मेरी वेबसाइट में लिखा है एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या सपोज लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसको नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके लिए सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, लेकिन वहाँ पे मैं स्ट्रक्चर डेटा लगा के बताऊंगा दिस इज द नेम ऑफ द कोर्स, ठीक है। ये जो नीचे पैराग्राफ है ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये जो नीचे है इसकी ड्यूरेशन है, ये इसकी फीस है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हम स्कीमा के थ्रू गूगल को अंडरस्टैंड कराते हैं। इसलिए देखो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, वॉट इज़ वॉट, ठीक है। गूगल को हम ये सब चीज़ें बताएंगे थ्रू स्कीमा कि कौन सी चीज़ क्या है, तब वो बेटर समझ पाएगा। स्ट्रक्चर डेटा इज अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पेज एंड क्लासीफाइंग द पेज कंटेंट, ठीक है। पेज किस बारे में वो भी बताता है, और पेज के अंदर जो कंटेंट है उसको भी
एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा रेसिपी का पेज हो, आर्टिकल का पेज हो, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट का पेज हो, हर चीज़ कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ रेसिपी पेज व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, द कुकिंग टाइम, टेम्परेचर, कैलोरीज, ये सब चीज़ें आप स्कीमा के थ्रू गूगल को एक्सप्लेन कर सकते हो और गूगल फिर वो यूज़र को उसी वे में दिखा देगा। अगर आप गूगल को नहीं समझाओगे तो यूज़र को कैसे दिखाएगा वो। तो ये भी चीज़ बेसिकली आप गूगल के लिए कम, यूज़र के लिए ज़्यादा कर रहे हो। आपका ही तो क्लिक रेट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्लिक के रेट के लिए आपको यूज़र को कुछ बढ़िया दिखाना पड़ेगा और यूज़र को बढ़िया दिखाने के लिए आपको गूगल को पहले समझाना पड़ेगा। तो गूगल को समझाने के लिए गूगल ने खुद के लिए एक टूल बना दिया जिसका नाम schema.org, एक साइट भी है इसकी, जिसको हम रिच स्निपेट्स और स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप जब आप अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो गूगल ने, बिंग ने, याहू ने इसके 3 फॉर्मेट्स निकाले हुए हैं कि 3 फॉर्मेट्स के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एक तो RDFAs होता है, एक माइक्रो डेटा होता है, एक JSON-LD होता है। ठीक है, तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो JSON-LD है। अब जैसे आपको पता है वेबसाइट के 2 सेक्शन होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। तो माइक्रो डेटा लगाओगे तो बॉडी सेक्शन में होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कोडिंग के अंदर जाके करना पड़ता है। ठीक है, हर कोई नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। लेकिन JSON-LD जो होता है, इसका बेनिफिट क्या है कि पहले तो ये हेड में जाता है, एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के अंदर आप समझाऊंगा मैं आपको एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्कीमा, जो मोस्ट कॉमन स्कीमाज होते हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और जो ऑलमोस्ट जितनी भी टाइप की वेबसाइट होती हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे JSON-LD। ठीक है, अब JSON-LD कई चीज़ों के लिए गूगल ने टूल बना रखा है जिसका नाम है डेटा हाईलाइटर, उससे भी कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने इसके बिल्डर्स बना रखे हैं। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप एक फॉर्म होगा, फॉर्म भरोगे, ऑटोमेटिकली कोडिंग आ जाएगी, उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो अपने हेड सेक्शन में। ठीक है ना, फिर आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना कम मैनुअली कर पाएँ। हम कोशिश करेंगे या तो बिल्डर से हो जाए, या तो अगर वर्डप्रेस की साइट है तो हम प्लगइन से करेंगे, नहीं तो फिर हम गूगल का जो टूल है डेटा हाईलाइटर उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम चेक करेंगे। अब ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है यार, जो टूल से करेंगे कि वो ठीक भी होगा कि नहीं होगा। तो जो टूल से हम करेंगे, इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो कोड में कन्वर्ट करके देगा, उस कोड को हम गूगल का एक स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल भी है उसमें डाल के हम ओके करेंगे तो गूगल बता देगा कोई एरर है या वार्निंग है, ये सब ओके है। तो गूगल यहाँ पे भी हेल्प कर रहे हैं हमारी। अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं इसको, जो कि गूगल ने अपनी खुद की साइट पर समझाया हुआ है। schema.org, ऑफन कॉल्ड स्कीमा, इज अ सिमेंटिक वोकेबलरी ऑफ टैग्स। तो इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। ठीक है, दैट यू कैन ऐड टू योर एस्टीमेल में ऐड कर सकते हैं टू इम्प्रूव द वे सर्च इंजन रीड। ठीक है, जो वो रीड करते हैं कंटेंट को वैसे भी करते हैं, लेकिन और बेटर कराना चाहते हो, हर एक चीज़ का मतलब समझाना चाहते हो, तो स्कीमा लगा के समझाया जा सकता है। एंड रिप्रेजेंट योर पेज इन SERPs। जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आएगा, यह सारा काम मेनली तो हम उसी के लिए कर रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर्च इंजन में मेरा जो स्निपेट है वो रिच स्निपेट्स बन के आए, स्टार रेटिंग के साथ आए। ठीक है, मेरे अदर पेजेस के लिंक्स भी आए वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डिपेंड करेगा आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो ये सब हम कर पाएंगे। सर्च इंजन दैट यूज स्कीमा, कौन कौन से सर्च इंजन जो स्कीमा यूज़ करते हैं, किसने मिलकर बनाया ये एक्चुअली में। ठीक है ना, इट्स द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गूगल, बिंग, यांडेक्स एंड याहू। इन सब ने मिलकर बनाया, इसका मतलब इन सब सर्च इंजन पे सपोर्ट करता है। तो अगर आप इंडिया की बात करें तो अगर आप एक बार बना लें तो गूगल में भी चलने वाला, बिग में भी चलने वाला और याहू में भी चलने वाला, और यहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ज़्यादातर गूगल यूज़ होगा तो कोई इशू नहीं है। टू हेल्प यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन देयर सर्च इंजन नीड, मतलब यूज़र मतलब एडवर्टाइजर की हेल्प कर रहा है टू प्रोवाइड, कि आप गूगल को, सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन वो वाली प्रोवाइड कर पाओ जैसे कि वो चाहते हैं और जैसे कि वो बेटर समझ सकते हैं। तो इसलिए स्कीमा बना हुआ है। ठीक है ना, टू हेल्प यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन देयर सर्च इंजन नीड, चाहे गूगल हो, बिंग हो, याहू हो, यांडेक्स हो, नीड टू अंडरस्टैंड योर कंटेंट एंड प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल एट दिस टाइम। ठीक है, तो अगर आप स्कीमा लगाओगे तो मे भी पैदा हो सकता है। एडिंग स्कीमा मार्कअप टू योर एस्टीमल इम्प्रूव द वे योर पेज डिस्प्लेज इन SERP, तो उसकी लुक एंड फील भी चेंज हो जाएगी। तभी तो मैं बोल रहा था कि क्लिक रेट बढ़ जाएगा। फिर schema.org वोकेबलरी कैन बी यूज विद डिफरेंट एनकोडिंग्स, जैसे यहाँ पे आ गया RDFA, माइक्रो डेटा एंड JSON-LD। तो मैंने बताया कि हम JSON-LD को ज़्यादा फोकस करेंगे। दीज वोकेबलरीज कवर एंटिटीज, रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज एंड एक्शंस एंड कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू अ वेल डॉक्यूमेंटेड एक्सटेंशन मॉडल। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कोई इशू नहीं है इतना डिटेल में जाने की। कन्वीनियंट तरीका बता रहा हूँ आपको, क्या आपको चाहिए, कैसे होगा, क्या करने से होगा, ये 3 स्टेप हम कर लेंगे। ठीक है, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है इन डेप्थ, इतना उनको उनकी कॉम्प्लिकेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये समझ लिया कि जो आप करने वाले हो उससे होने क्या वाला। अगर आपको वो चाहिए तो जो मैं आपको कराऊंगा आगे वो आपको करना, और जैसे कराऊंगा ऑब्वियसली मैं इजी वे से कराऊंगा, आपको कन्वीनियंट वे से कराऊंगा, सो दैट कि कोई भी जिसको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है वो भी कर पाएगा।
ईजिली कर पाएगा। और बहुत सारी साइट जो करती नहीं है, आप अपनी वेबसाइट में करोगे, आपका आएगा स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, आपकी वेबसाइट की रैंक इंप्रूव होगी, आपका CTR बढ़ेगा। ठीक है, ये सब करने से। तो ओवर 10 मिलियन साइट्स यूज schema.org। लेकिन 10 मिलियन क्या होता है? 1 करोड़। 1 मिलियन इज इक्वल 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल 1 करोड़। साइट्स कितनी है वर्ल्ड वाइड? 200 तो कंट्रीज हैं। तो 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। और आपकी इंडस्ट्री में आप चेक करोगे तो हो सकता है कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मे भी शायद पता ही नहीं उनको कैसे यूज़ करते हैं, और ये भी होता है कुछ। ठीक है ना, कभी उतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने। द स्कीमास आर अ सेट ऑफ टाइप्स। अब इसके अंदर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे मैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मेरा भी एक टाइप है। ठीक है, फिर एक स्कूल कॉलेज है, उसका भी एक टाइप है। अब स्कूल में भी प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, एक प्ले स्कूल भी है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इन सब के अलग अलग टाइप्स है। फिर एक डॉक्टर में आ जाओ तो डेंटिस्ट का अलग टाइप होगा, नॉर्मल फिजिशियन का अलग हो सकता है। फिर AC रिपेयर वालों का अलग हो सकता है, ऑटो रिपेयर वालों का अलग हो सकता है, AC सर्विस वालों का अलग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स गूगल ने बनाए हुए हैं। और टोटल मिला के कितने टाइप्स हैं? 829 टाइप्स। बहुत बहुत ज़्यादा। हमारी साइट तो सिर्फ एक ही चीज़ पे बनी हुई है, सर्विस दे रहा हूँ तो सर्विस ही दे रहा हूँ। E-कॉमर्स है तो प्रोडक्ट ही है। अब प्रोडक्ट का जो टाइप है वो तो प्रोडक्ट ही रहेगा ना, चाहे आपके 1 करोड़ प्रोडक्ट क्यों ना हो। ठीक है, और 1351 प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं बात तो प्रोडक्ट की कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर उसका नाम होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसका प्राइस होता है, उसके रिव्यूज़ होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है ना, वो न्यू है कि रिफर्बिश्ड है कि ओल्ड है, वो सब होता है। तो बहुत सारी जो डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट की, टाइप की, उसको हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो तो टाइप हो गया, पर मेरा जो नाम है वो एक प्रॉपर्टी है। मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिखूंगा मैं, वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, फिर मेरा जो मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ कोर्स, वो भी एक प्रॉपर्टी है। कौन कौन से कोर्स, वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली इसको अगर हम समझे ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे ये एक मेन्यू है, मेन्यू के अंदर ये है सर्विसेज, तो ये एक टाइप हो गया। सर्विसेज में अंदर मैंने लिखा SEO, PPC, सोशल मीडिया। ये सर्विसेज के हिसाब से देखोगे तो प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन SEO जो है, SEO के अंदर फिर है ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, पेज स्पीड, फिर आपका गूगल पे मास्टर टूल्स, SEO टूल्स, SEO प्लगइन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आपने देखा सर्विसेज के लिए तो ड्रॉप डाउन में था SEO, PPC, SMO, तो इसके लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हो गई। लेकिन SEO के अंदर जो आगे चीज़ें हैं वो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं। और जिसके अंदर भी सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं आगे, वो खुद में एक टाइप भी होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक सर्विसेज भी टाइप में आएगा और SEO भी टाइप में आएगा। सर्विसेज टाइप में क्यों आएगा? क्योंकि उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं। SEO टाइप में क्यों आएगा? क्योंकि उसके आगे भी सब प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं 829 है, लेकिन जो 1351 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर भी कई टाइप्स हो सकते हैं। तो वो हम अंडरस्टैंड करेंगे एक करके, नहीं तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तो हम टूल से, पेज बिल्डर से, प्लगइन से कर ही लेंगे। लेकिन स्टिल मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अब कौन कौन सी स्कीमर्स है जो कॉमनली यूज़ होते हैं? तो पहला तो है बुक्स। बहुत सारी लोग बुक्स लिखते हैं, तो बुक्स सर्च भी करते हैं गूगल पे, तो वो चाहते हैं कि हमारी बुक जब सर्च इंजन पे आए तो रेटिंग आनी चाहिए, हमारा नाम भी आना चाहिए। ठीक है, उसका प्राइस भी आना चाहिए, बुक का कितना स्टॉक अवेलेबल है वो भी आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें तब आएगा जब स्कीमा लगाओगे। मूवीज़, मूवी का नाम डालोगे तो मूवी का नाम, उसकी स्टार कास्ट, उसके रिव्यू सब आने चाहिए। रेसिपी डालोगे तो कुकिंग टाइम, कैलोरीज, ठीक है, फिर उसकी इमेज और वीडियो जो भी रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, इमेज का स्कीमा भी लगा सकते हो कि कोई इमेज सर्च कर रहा है तो इमेज आनी चाहिए आपकी बाहर। मतलब आएगी तो नॉर्मल साइट ही, लेकिन आप चाहते हो साइट के साथ इमेज भी आए तो इमेज स्कीमा, साइट के साथ वीडियो भी आए तो वीडियो स्कीमा। इवेंट, अब इवेंट क्या होता है बेसिकली? जैसे डांस इवेंट्स, कॉमेडी इवेंट्स, ऐसे एजुकेशनल इवेंट्स भी होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि जैसे अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग में सेमिनार करता हूँ, ठीक है, तो सेमिनार के बारे में जब मैं अपने पेज में मेंशन करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि वो सेमिनार लोगों को दिखे गूगल के सर्च इंजन पे, जब वो सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कुछ भी सर्च कर रहे हैं जिससे मेरा पेज आ रहा है, और वहीं पे पेज में नीचे दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग सेमिनार ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो प्रमोट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो एजुकेशनल सेमिनार्स भी हो सकते हैं, डांस सेमिनार्स भी हो सकते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस सेमिनार हो सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक सेमिनार्स भी हो सकते हैं, थिएटर्स भी हो सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने वेबसाइट बना ली वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, चाहे वो NGO हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी हो। ठीक है ना, कॉर्पोरेशन हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में आती है। पर्सन, अब जैसे बुक की बात कर रहे थे हम, तो बुक के अंदर जो ऑथर है वो कौन है? पर्सन ही तो है। मूवीज़ में जो स्टार कास्ट है वो कौन है? वो भी पर्सन है। रेसिपी में जो ऑथर है वो भी पर्सन है। ठीक है, इवेंट के अंदर हो सकता है जो ऑर्गेनाइजर है वो भी पर्सन है, कंपनी भी हो सकती है ऑर्गेनाइजर, और पर्सन भी हो सकता है। तो बहुत सारी जगह पे पर्सन ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ चलता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, अब कंपनी के बारे में बात हो रही है तो कंपनी का अगर बात होगी को फाउंडर कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो फिर वो एक इंडिविजुअल है तो पर्सन आ गया। तो पर्सन एक स्कीमा अलग से भी हो सकता है। ठीक है ना, अब जैसे किसी ने उदित खन्ना डाला और उदित खन्ना का एक स्कीमा आ गया जिसमें उदित खन्ना, ओनर एट एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओनर एट डिजिटल उदित, ठीक है ना,
लिंक्डइन की प्रोफाइल, सोशल मीडिया की बाकी प्रोफाइल्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी अगर मैं स्कीमा बनाता हूँ तो, नहीं बनाऊंगा तो नहीं आएगी। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का कुजीन, जैसे आप जोमेटो पे देखते हो कुजीन भी लिखा हो सकता है, और ये लिखा हो सकता है कि मतलब 2 बंदों के लिए कितना में भी एक्सपेक्टेड आपका खर्चा हो सकता है, वो भी लिखा होता है बाहर, ठीक है। फिर एग्रीगेट रेटिंग, अब रेटिंग की बात करें तो रेटिंग तो सर्विसेज की भी होती है, प्रोडक्ट की भी होती है, बुक की भी होती है। एग्रीगेट मतलब कंबाइंड रेटिंग, ठीक है ना। अब बुक की एक एक इंडिविजुअल की रेटिंग तो दिखाएगा नहीं बाहर, इतनी स्पेस तो होती नहीं है, तो एग्रीगेट रेटिंग दिखाता है बाहर, ठीक है। तो एग्रीगेट रेटिंग भी आप डाल सकते हो। फिर कोर्स स्कीमा भी होता है, आपको इमेज दिखाई है अभी पीछे, तो कोर्स का स्कीमा भी आप लगा सकते हो। अब ये सारा काम जो लगाने वाला है हम 3 चीज़ों से करेंगे, या तो प्लगइन से करेंगे, या तो स्कीमा से करेंगे, स्कीमा बिल्डर, बहुत सारे टूल्स जो आते हैं, और फिर गूगल ने भी एक टूल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है गूगल्स डेटा हाईलाइटर, बिना किसी कोड डाले काम हो जाता है। प्लगइन में तो प्लगइन डाला, यहाँ पे भी कोड नहीं डालना पड़ेगा। स्कीमा बिल्डर में एक नॉर्मल बिल्डर है, बिल्डर पे जाएंगे, अपनी चूज करेंगे कि कौन सा टाइप चाहिए हमें, डिटेल्स डालेंगे, और डिटेल्स डालने के बाद ठीक है वो कोड देगा, और वो कोड हम प्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे अगर स्कीमा नहीं लगाते तो बहुत बेसिक रिजल्ट्स आते हैं, अगर स्कीमा लगाते हैं तो देखो इमेज भी आ सकती है, वीडियो भी आ सकती है बाहर, स्टार रेटिंग भी आ सकती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी आ सकती है। लेकिन अब जैसे आपने देखा रिच स्निपेट्स जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, उसके अंदर 829 टाइप्स, लेकिन उसी 829 में से 4 टाइप्स ऐसे हैं जिनको हम रिच कार्ड्स भी बोलते हैं। उसके लिए वो एडिशनल कोडिंग नहीं लगती, वो ऑटोमेटिकली स्कीमा की कोडिंग ही मोबाइल में रिच कार्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो चीज़ें ऐसे आ रही थी वो ऐसे बॉक्सेस में आती हैं, इसलिए बोलते हैं कार्ड्स। कार्ड में क्या ऊपर इमेज है, फिर रेसिपी का नाम है, फिर रेटिंग है, और फिर जो साइट का नाम है वो आ रहा नीचे, ठीक है। तो रिच स्निपेट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है रिच कार्ड्स के अंदर। तो रिच कार्ड्स के लिए कोई सेपरेट कोडिंग नहीं लगानी होती, लेकिन ये सिर्फ 4 चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो मूवीज़ के लिए होता है ये, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के लिए होता है, और आपके कोर्सेज के लिए होता है, और ये बेसिकली 4 चीज़ों के लिए होता है। लेट मी शो यू, रेस्टोरेंट, रेसिपीज, मूवीज़ एंड कोर्सेज, तो 4 चीज़ों के लिए है बेसिकली ये। अभी बाकी चीज़ों के लिए हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, और 4 में से भी कोर्स वगैरह इंडिया में सर्च करो तो नहीं आता, अभी फॉरेन कंट्री में आता होगा, जिससे हमने एग्जाम्पल देखा अभी, तो आ तो रहा था कोर्स का, लेकिन इंडिया में कभी नहीं देखा। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये स्कीमा की साइट है जो कोलैबोरेशन से बनी हुई है, गूगल, याहू, यांडेक्स, बिंग। अब यहाँ पे 829 टाइप्स और 1351 प्रॉपर्टीज दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो टोटल 829 टाइप्स देखने हैं तो फुल लिस्ट ऑफ टाइप्स शोन ऑन 1 पेज, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन की बात करें तो ये सब। तो जैसे मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं, ठीक है। ऑडियंस, अवार्ड, ब्रांड, कैटेगरी, कलर, डेप्थ, जीटीन नंबर, ठीक है ना, उसकी हाइट, लोगो, मटेरियल, ऑफर्स, ऑफर का मतलब प्राइस, परचेज डेट, रिलीज डेट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्शन डेट, एसकेयू, वेट, विथ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लगा सकते हैं, लेकिन सारे लगाते नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको कैसे समझा, तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला तो फिर मैं आया schema.org पे, और जब मैं आया तो गूगल ने बहुत अच्छी चीज़ दी हुई थी मुझे, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे आपको दिख रहा है कैनमोर वाइट 17 इंचेस माइक्रोवेव, ठीक है। फिर नीचे आपको दिख रहा है कि इमेज का पाथ है, फिर उसके नीचे दिख रहा है आपको एग्रीगेट रेटिंग बोलते हैं इसको, 11 रिव्यूज़ के बेसिस पे 3.5 आउट ऑफ 5। फिर प्राइस कितना है, $55। फिर अवेलेबिलिटी क्या है, इन स्टॉक। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर कस्टमर रिव्यूज़ 1 बाय 1 आ रहे हैं, जो 11 लोगों ने दिए हैं उसमें से 2 का दिखाया हुआ है, एक ने 1 आउट ऑफ 5 दिया, एक ने 4 आउट ऑफ 5 दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला नॉट अ हैप्पी कैंपर लिख रहा है, नीचे वाला लिख रहा है वैल्यू परचेज, ठीक है, ग्रेट माइक्रोवेव फॉर द प्राइस। तो ये सब चीज़ें तो हम HTML में लिखा होगा, ये तो गूगल पढ़ ही रहा है, लेकिन इसको बेटर कैसे समझा सकते हैं, तो मैंने बताया था 3 तरीके होते हैं, माइक्रो डेटा, RDFA और JSON-LD। तो हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, JSON-LD, जो थोड़ा कन्वीनियंट है, लेकिन अभी समझने के लिए माइक्रो डेटा से समझे। अब वो जो छोटा सा कोड था वो देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। तो अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पे आपने देखा कि बात हो रही थी माइक्रोवेव की, और माइक्रोवेव आपको पता है एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो टाइप यूज़ हुआ है, और टाइप जब भी यूज़ होता है कुछ ऐसा यूज़ होता है, आइटम स्कोप, आइटम टाइप, और पूरा आता है URL schema.org/प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ये तो टाइप हो गया, टाइप। फिर इसको हम ऐसे ले सकते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं चलो। तो यहाँ पे हमने जैसे प्रोडक्ट की बात हुई तो प्रोडक्ट को हमने बना दिया 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर जो उसका नाम है, ठीक है, जो उसका सब पार्ट है, तो उसको बोल दिया हमने 1.1। ये है। अगला जो मैं अब चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज प्रॉपर्टी, लिखा भी हुआ वहाँ पे आइटम प्रॉप, और यहाँ पे ऊपर क्या है, ये टाइप है। तो बात हो रही है, तो स्टार्ट हमेशा स्कीमा टाइप से ही होता है कि किस चीज़ का स्कीमा लगाना है, तो टाइप हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं, इमेज का पाथ दिख रहा है तो इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इमेज के बाद हम बात कर रहे हैं रेटिंग की, और रेटिंग आपने देखा वो
सिंगल सिंगल रेटिंग तो बाद में है, पहले है एग्रीगेट रेटिंग। ठीक है, अब एग्रीगेट रेटिंग अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से देखूँ तो उसके लिए तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसी के बारे में तो किसकी रेटिंग है, प्रोडक्ट की रेटिंग है। तो प्रोडक्ट का पार्ट ही माना जाएगा, जैसे नाम होता है प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट का, प्राइस होता है प्रोडक्ट का, इमेज होती है, वैसी रेटिंग भी होती है। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट रेटिंग है, ठीक है, जो 1.3 है, वो देखने में तो क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखूंगा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे रेटिंग वैल्यू, रिव्यू काउंट। रेटिंग वैल्यू कितनी है, 3.5, रिव्यू काउंट कितना है, 11। ठीक है, तो जिसके अंदर सब पार्ट्स हो जाते हैं वो खुद में टाइप भी बन जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये खुद में एक टाइप भी है, और जिसके अंदर टाइप होते हैं, ठीक है, वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे 1.3 के अंदर फिर सब पार्ट्स आ गए, तो 1.3.1 क्या आएगा यहाँ पे, रेटिंग वैल्यू, इसका पार्ट हो गया, तो फिर ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। और ये जो मैं अगला लिखने वाला हूँ यहाँ पे 1.3.2, ये भी प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ रिव्यू काउंट की, और ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसके अंडर आ रही हैं, ये आ रही है यहाँ पे एग्रीगेट रेटिंग के अंदर, ये आ रही है एग्रीगेट रेटिंग के अंदर। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये इसका पार्ट है, और यहाँ पे बात हो रही थी ऊपर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, और ये सब प्रोडक्ट की बात हो रही है, लेकिन बीच बीच में कई चीज़ें ऐसे आएंगी जो प्रॉपर्टी के साथ टाइप भी है। ठीक है, फिर उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अंडरस्टूड। अब 1.3 के अंदर तो इतना ही है, अब 1.4 की बात करते हैं। 1.4, तो 1.4 के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑफर्स, तो ये भी प्रॉपर्टी होगी। अब प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली प्राइस तो होगा उसका। ठीक है, अब ऑफर के फिर सब पार्ट्स होते हैं। ऑफर के अंदर पहला होता है प्राइस करेंसी, तो ये अब प्रॉपर्टी चल रही है ऑफर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी किसकी, प्राइस की, फिर उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी किसकी, अवेलेबिलिटी की। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बात चल रही थी प्रोडक्ट की, फिर हो रही थी 1.1 की बात, पहले नाम आया, फिर इमेज आई, फिर तीसरे नंबर पे रेटिंग आई, तो 3.1 3.2 उसके अंदर आ गया, फिर 1.4 ऑफर की बात हुई थी, फिर 4.1 4.2 4.3 उसी के अंदर आ गया। अब अगली बात होगी 1.5 की, तो 1.5 जो है अब वो है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब बात हो रही है फिर से ऊपर वाली की, अब फिर से प्रॉपर्टी किसकी हो गई है, प्रोडक्ट। ठीक है, 1.5 हो गया, फिर अगला जो है 1.6 की बात कर रहा हूँ, वो भी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के हिसाब से। रिव्यू तो प्रोडक्ट का ही है, इंडिविजुअल हो चाहे एक साथ हो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर अपने भी कुछ सब टाइप्स हैं, अपनी फिर फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। तो कई चीज़ें प्रॉपर्टी भी होती हैं और टाइप भी होती हैं, जैसे आपने ऊपर भी देखा ऑफर प्रॉपर्टी भी था और टाइप भी था, फिर आपने ऊपर देखा एग्रीगेट रेटिंग प्रॉपर्टी भी था और टाइप भी था। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ टाइप की बात हो रही है, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप दोनों, प्रॉपर्टी टाइप दोनों, फिर प्रॉपर्टी टाइप दोनों। तो यहाँ पे जो 1.6 है, मतलब जो रिव्यू की बात कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी भी है और टाइप भी है। ठीक है, जैसे मैंने 1.4 की बात करी, वो प्रॉपर्टी भी है और टाइप भी है, फिर 1.3 की बात करी वो भी वही था। तो कई चीज़ें आप देख रहे हो प्रॉपर्टी के साथ टाइप भी है। अब यहाँ पे आप देखो 1.6.1 किसके लिए आएगा, ये नेम के लिए। 1. फिर प्रॉपर्टी यह है ऑथर के लिए, फिर यह है डेट पब्लिश के लिए, फिर रिव्यू रेटिंग। ठीक है, पहले रिव्यू की बात होती है, और रिव्यू के साथ हम रेटिंग भी देते हैं, तो रेटिंग जैसे आउट ऑफ 5 देते हैं, मिनिमम 1 भी दे सकते हैं, और मिली शायद आपको 4, तो फर्स्ट थी 1, बेस्ट होती 5, आपको मिली 4। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जो है वो फिर से एक प्रॉपर्टी तो है, लेकिन खुद में एक टाइप भी है। तो बेसिकली देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बता रहा हूँ कि टाइप और प्रॉपर्टीज़ होता क्या। हमने इस तरीके से करना ही नहीं, हमने करना है प्लगइन से, हमने करना है बिल्डर से, हमने करना है डेटा हाइलाइटर से, जिसमें कोई कोड ही नहीं लगाना, सब चीज़ें ऑटोमेटिक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ बस। तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर 1 पॉइंट ये करने के बाद 1 पॉइंट ये आया, तो अब आ गया 1.6.4.1, इसके अंदर आ गई वर्ड्स रेटिंग, यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी आएगा।
फिर प्रॉपर्टी आएगा और फिर प्रॉपर्टी आएगा। तो 3 चीज़ें हैं, वर्स्ट रेटिंग, रेटिंग वैल्यू और बेस्ट रेटिंग, और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन। तो ये लास्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट आपने देखा, अब वैसे ही दूसरा शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर, अगर मैं 1.4 की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी नहीं, यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा रिपीट हो जाएगा। जितने रिव्यूज़ होंगे उतनी बार रिपीट होगा। तो प्रॉपर्टीज़ कितनी है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टाइप्स भी हैं, और जो सबसे टॉप पे होता है वो मेन टाइप होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। ऐसे ही और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और अब ये लिखूंगा नहीं साथ साथ, और जो भी लिखोगे सब आएगा यहाँ पे। और अच्छी बात है कि गूगल आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। तो मैंने लिखा रेसिपी, और रेसिपी के स्कीमा पे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी नीचे चल के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एज अ प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, फिर से माइक्रो डेटा पे आ जाते हैं। चलो यार, इसको JSON-LD में समझते हैं। तो JSON-LD का कुछ स्क्रिप्ट होता है ऐसा, जो आप हेड सेक्शन में लगाते हो। देखो कितना छोटा सा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर माइक्रो डेटा देखो फिर थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, क्योंकि HTML और जो स्कीमा है वो मिक्स हो गया ना, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पे HTML है ही नहीं, ओनली स्कीमा। तो schema.org तो आएगा। बात इस बार हो रही है रेसिपी की। रेसिपी का ऑथर कौन है? जॉन स्मिथ। कुक टाइम PT1H कुछ दिया होगा, ठीक है। डेट पब्लिश, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इमेज का नाम बनाना ब्रेड .jpg। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि क्या बनाने वाले हैं, बनाना ब्रेड बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी तक रेसिपी का नाम नहीं आया ही नहीं अभी तक। इमेज, रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स पहले आ गए, इंग्रेडिएंट्स, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो दे दिए। फिर इंट्रैक्शन स्टैटिस्टिक, टाइप, इंट्रैक्शन काउंटर, स्कीमा, कमेंट। अच्छा, 140 कमेंट्स होंगे नीचे बेसिकली पेज के। फिर अब आया नाम, ऊपर भी हो सकता था, नीचे कहीं पे भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम्स वर्ल्ड फेमस बनाना ब्रेड। न्यूट्रिशन वैल्यू 240 कैलोरीज, 9 ग्राम्स फैट। प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम ऊपर क्या था? कुक टाइम, ठीक है। प्रिपरेशन और कुक टाइम में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताती, ठीक है। 1 लोफ क्या, कितना क्वांटिटी कितनी बनेगी, यील्ड भी बतानी होती है, यील्ड, ठीक है। प्रिपरेशन कुक टाइम भी गूगल बाहर दिखाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी, कैलोरीज भी बाहर दिखाता है। इंग्रेडिएंट्स तो नहीं देखे मैंने, वैसे नाम भी नहीं देखा, क्योंकि नाम तो आपका टाइटल में लिखा होगा, SEO टाइटल में, ठीक है। कभी कभी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ जाते हैं, तो वो काम वो कर देते हैं। बाकी जो पब्लिश डेट वगैरह उसकी भी जरूरत नहीं, बाहर एक इमेज आएगी तो अच्छा लगेगा। फिर कैलोरीज लिखे होंगे, कुक टाइम, प्रिपरेशन टाइम लिखा होगा, रिव्यू रेटिंग लिखा होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। दिखाई थी मैंने आपको फोटो, वैसा होता है। तो ये सब, ये जो चीज़ें आपको लग रहा है यार ये इतने कौन, ये ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग कॉमा ये कौन करेगा, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल वे से करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्कीमा की। बहुत सारे स्कीमा के टाइप्स हैं हमारे पास, तो जो मोस्ट कॉमन स्कीमाज हैं उनकी बात करेंगे हम वन बाय वन। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।